तो फिल्म की शुरुआत होती है 517 एडी से, जिसमें यह बताया जाता है कि इंसान और अंधकार के बीच लड़ाई चल रही है। अंधकार की रानी इमोर्टल विच निमुए एक प्लेग इंसानों पर छोड़ देती है, जिसके कारण इंसानियत को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। ब्रिटेन के किंग आर्थर सरेंडर करने निमुए के पास पेंडे हिल जाते हैं, लेकिन किंग आर्थर एक्चुअल में सरेंडर करने नहीं बल्कि ब्लड विच निमुए को वहां मारने आए हैं। निमुए की सबसे पावरफुल विच गनीडा ने उसको धोखा दिया। निमुए अमर थी, इसलिए आर्थर ने अपनी होली जोड एक्सकेलिबर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह छिपा दिया। निमुए को कोई भी आम वेपन हर्ट नहीं कर सकता था और सिर्फ एक्सकेलिबर ही उसको नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन एक्सकेलिबर को भी सिर्फ आर्थर या उसके वंशज ही उठा सकते थे। अब यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। हमारी स्टोरी का हीरो हेलबॉय मेक्सिको के एक टाउन में अपने फ्रेंड रुइस को ढूंढने आता है। रुइस इसी टाउन में वैम्पायर्स के एक नेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन वो 3 हफ्तों से लापता है। हेलबॉय और उसकी टीम पैरानॉर्मल क्रिएचर्स और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। हेलबॉय कहाँ से आया, उसका नाम हेलबॉय क्यों है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब हेलबॉय को रुइस मिल तो जाता है, पर रुइस वैम्पायर्स के कांटेक्ट में आने के कारण खुद एक वैम्पायर बन जाता है और वो हेलबॉय को एक रेसलिंग मैच के लिए इनवाइट करता है। लेकिन ये फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाती है और अंत में लोगों को बचाने के लिए हेलबॉय को ना चाहते हुए भी रुइस को मारना पड़ता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हेलबॉय को हेडक्वार्टर से एक बुलावा आता है। उसके डैड प्रोफेसर ब्रूम के पास उसके लिए एक मिशन है। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को बताते हैं कि इंग्लैंड में कुछ जायंट्स ने हमला कर दिया है और वहां उसकी जरूरत है। ना चाहते हुए भी अपने डैड के प्रेशर में हेलबॉय को मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हेलबॉय इंग्लैंड के ओसाइरिस क्लब पहुंचता है और यहाँ के क्लब वाले उसे जायंट्स की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार 3 जायंट्स इंग्लैंड के शोर पर तबाही मचा रहे हैं। जायंट्स मैन ईटिंग बीस्ट हैं। क्लब वाले खुद भी इनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 जायंट्स को संभालना इन लोगों की बस की बात है नहीं, इसलिए इन लोगों को हेलबॉय की मदद चाहिए। अब यहाँ हेलबॉय लेडी एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ उसे उसके जन्म के बारे में बताती है। दरअसल वर्ल्ड वार सेकंड में ऑलमोस्ट हार जाने के बाद जर्मनी ने रास्पुतिन नाम के एक जादूगर के द्वारा एक स्पेशल रिचुअल करवाया। इस स्पेशल रिचुअल में हेलबॉय का जन्म हुआ। ये प्रोफेसी भी थी कि हेलबॉय दुनिया की तबाही का कारण बनेगा, इसलिए उसके जन्म से पहले प्रोफेसर ब्रूम उसे यहाँ मारने आए थे। लेकिन प्रोफेसर ने हेलबॉय को मारने की जगह उसे पाला और उसे काबिल बनाया। ये सुनकर हेलबॉय बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसके डैड ओरिजिनली उसे वहां मारने आए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पिग मॉन्स्टर एक मॉनेस्ट्री में अटैक करके सारे मॉन्क्स को मार देता है और एक बॉक्स को सिक्योर करता है, और इस बॉक्स में निमुए का हेड होता है जो अभी भी जिंदा है। अगले दिन हेलबॉय और उसके सभी क्लब वाले एक हंट पर निकलते हैं। ये लोग जायंट्स को मारने आए थे। एटलीस्ट हमको और हेलबॉय को तो यही लग रहा था, बट इन एक्चुअल ये लोग हेलबॉय को यहाँ कॉर्नर करके मारने की कोशिश करते हैं। इनका लीडर हेलबॉय से कहता भी है कि वो कभी भी हेलबॉय जैसे डीमन को इंग्लैंड के थ्रोन पर नहीं बैठने देगा। इतना बोल के ये लोग हेलबॉय को ऑलमोस्ट मार ही देते हैं, बट तभी इन पर जायंट्स हमला कर देते हैं। जायंट्स हर एक ह्यूमन को मार देते हैं। अब इतने में हेलबॉय अपनी इंजरी से रिकवर करके इन तीनों जायंट्स से फाइट करता है और उन्हें अच्छी तरह पेलता है। इस फाइट के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। अब यहीं हम देखते हैं कि उस पिग मॉन्स्टर ने निमुए के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को रिस्टोर करके एक साथ जोड़ दिया है, बस एक हाथ को छोड़कर। और निमुए यानी वो विच जिसे आर्थर ने दफना दिया था, वो एक घर में आराम से टीवी देख रही है। वहीं हेलबॉय जो 3 जायंट से लड़ने के बाद बेहोश हो गया था, वो एक घर में उठता है। उस घर में वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एलिस है। एलिस हेलबॉय को बहुत ही अच्छे से जानती थी और वो उसके बेहोश हो जाने के बाद उसे अपने घर ले आई। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हेलबॉय एलिस को तब से जानता था जब वो महज 3 महीने की एक छोटी सी लड़की थी। एलिस के माँ बाप अब गुजर गए हैं और एलिस के पास साइकोटिक पावर्स भी हैं, जिससे वो आत्माओं की बात सुन सकती है। हेलबॉय एलिस से मजाक मजाक में पूछता है कि उसकी आसपास की स्पिरिट्स उससे क्या बोल रही हैं। इस पर एलिस उसे बताती है कि स्पिरिट्स उससे हेलबॉय को अभी इसी वक्त मारने को कह रही हैं, क्योंकि हेलबॉय आगे चल के पृथ्वी के विनाश का कारण बनने वाला है। इतने में हेलबॉय के डैड प्रोफेसर ब्रूम वहां आ जाते हैं। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को एक नया मिशन देते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि कोई मॉन्स्टर विच निमुए को वापस लाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हेलबॉय के मन में कई सवाल हैं। वो अपने डैड प्रोफेसर ब्रूम से पूछता है कि उन्होंने हेलबॉय को आखिर क्यों नहीं मारा। प्रोफेसर ब्रूम अच्छी तरह इस भविष्यवाणी के बारे में जानते थे
कि एक दिन हेलबॉय दुनिया के अंत का कारण बनेगा, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर ने हेलबॉय को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे खुद पाला। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय के इन सवालों को बाद के लिए रखने को कहते हैं, क्योंकि अभी इन्हें एक अमर विच निमुए को रोकना है। प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय को मेजर बेन से मिलवाते हैं, जो M11 का मेंबर है। बेन के सर पर एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा घाव है। मेजर बेन और प्रोफेसर ब्रूम की टीम मिलकर निमुए को रोकेगी। ब्रूम सभी को बताता है कि ओसाइरिस क्लब, यानी वही क्लब जिसने हेलबॉय को मारने की कोशिश की थी, उन्हीं के हेडक्वार्टर में निमुए के शरीर का आखिरी पार्ट भी है। तो मेजर बेन, एलिस, हेलबॉय और सभी लोग ओसाइरिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ ओसाइरिस क्लब पहुंचकर सभी लोग देखते हैं कि यहाँ उस पिग मॉन्स्टर ने ऑलरेडी सभी को मार डाला। लेडी एलिजाबेथ, जिन्होंने हेलबॉय को उसके जन्म की सच्चाई बताई थी, वो भी अब मारी गई हैं। लेकिन एलिस उन्हें बताती है कि एलिजाबेथ की स्पिरिट अभी भी वहीं पर है और वो एलिजाबेथ की स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। अब एलिस के मुंह से बहुत ही अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो लेडी एलिजाबेथ का फॉर्म ले लेता है। ये अजीब सी क्रिएचर लेडी एलिजाबेथ की स्पिरिट है। ये स्पिरिट हेलबॉय को बताती है कि विच निमुए अब वापस आ चुकी है और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने लिए एक राजा बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। और इतना कहकर वो स्पिरिट वहां से वेनिश हो जाती है। हेलबॉय को उसकी वो राजा वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। अब इन लोगों को बेसमेंट में कुछ आवाज आती है। हेलबॉय वहां जाकर उस पिगी मॉन्स्टर को रोकता है। ये पिग मॉन्स्टर विच निमुए का आखिरी पार्ट लेकर यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी हेलबॉय को निमुए के कुछ विजन्स आते हैं और ये पिग मॉन्स्टर इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ से तुरंत भाग जाता है। हेलबॉय थोड़ी देर बाद अपने होश संभालता है। वो एलिस को बताता है कि वो पिग मॉन्स्टर एक ग्रूगाच है। दरअसल सालों पहले एलिस को परियों ने चोरी कर लिया था और वो एलिस की जगह इसी पिग मॉन्स्टर को उसके पालने में रख गई थी। हेलबॉय ने एलिस के पेरेंट्स की हेल्प की और उस पिगी मॉन्स्टर को भगाकर असली एलिस को लेकर आ गया। ये पिग मॉन्स्टर हेलबॉय से बदला लेने के लिए ही निमुए की हेल्प कर रहा है। अब क्योंकि विच निमुए के सारे पार्ट्स जो किंग आर्थर ने अलग अलग कर दिए थे वो एक हो चुके हैं, निमुए एक रिचुअल से अपने सारे बॉडी पार्ट्स फिर से कनेक्ट कर लेती है, लेकिन अभी भी उसकी पावर पूरी तरह रेस्टोर नहीं हुई है। अब हेलबॉय और एलिस एक सीक्रेट बिल्डिंग में जाते हैं जहां इन्हें हेलबॉय के डैड प्रोफेसर ब्रूम मिलते हैं। प्रोफेसर निमुए के ऊपर किताबें पढ़ रहे हैं ताकि वो उसको मारने का तरीका ढूंढ सके, लेकिन हेलबॉय निमुए को मारना नहीं चाहता और शायद पृथ्वी को निमुए से उतना खतरा है भी नहीं जितना सभी लोग डर रहे हैं, ऐसा हेलबॉय का मानना है। अब यहाँ हेलबॉय और उसके डैड की थोड़ी कहासुनी हो जाती है और हेलबॉय गुस्से में वहां से चला जाता है। हेलबॉय एलिवेटर से यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी एलिवेटर में बहुत ही अजीब फिनोमिना होता है। हेलबॉय एक मेंशन में आ जाता है जहां उसे वही विच मिलती है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में पिग मॉन्स्टर को निमुए के पार्ट्स इकट्ठा करने को बोला था और हेलबॉय इसे पहचान लेता है और इसका नाम है बाबा यागा। बाबा यागा और हेलबॉय की एक डील होती है जिसमें बाबा यागा हेलबॉय को निमुए के बारे में बताती है। निमुए अब पेंडल हिल जाएगी जहां किंग आर्थर ने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। जब निमुए पर हमला हुआ था तब उसका बहुत सारा ब्लड वहीं की एक ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया था। निमुए उसी ब्लड को फिर से पाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। इस डील के बदले बाबा यागा हेलबॉय से उसकी एक आंख मांगती है, बट हेलबॉय यहाँ उसे पप्पू बनाकर वहां से वापस आ जाता है। अब एलिस, मेजर बेन और हेलबॉय उसी हिल की तरफ जाते हैं जहां से निमुए अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगी। जर्नी के बीच में मेजर बेन एलिस को बताते हैं कि उसे उसका निशान एक मैन ईटिंग बीस्ट ने दिया था। ये लोग पेंडे हिल से थोड़ा दूर लैंड करते हैं जहां निमुए की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। एलिस और बेन इन सेना से लड़ते हैं और हेलबॉय निमुए की तरफ भागता है, लेकिन हेलबॉय लेट हो जाता है और निमुए उस ट्री से अपना सारा का सारा ब्लड निकालकर अपनी पूरी पावर्स गेन कर लेती है। यहाँ हेलबॉय और निमुए के बीच में बातें होती हैं जहाँ निमुए हेलबॉय से उसके साथ मिलकर धरती पर राज करने को कहती है, लेकिन हेलबॉय उसकी बेइज्जती कर देता है। अब गुस्साई हुई निमुए एलिस पर एक पॉइजनस डार्ट छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। जाते समय वो हेलबॉय से कहती है कि उसके अंदर एक डीमन है जिसे वो बाहर जरूर निकालेगी। अब निमुए का पॉइजन एलिस, जिसके पास स्पिरिट से बात करने की पावर्स है, उसके शरीर में बढ़ते जा रहा था। तभी उसी विच की एंट्री होती है जिसने मूवी की शुरुआत में निमुए को धोखा दिया था। ये विच हेलबॉय को एक जादूगर का पता बताती है जो एलिस को ठीक कर सकता था। हेलबॉय एलिस को उसी जादूगर के पास ले जाता है और वो जादूगर एलिस को ठीक तो कर देता है, लेकिन अपनी मदद के बदले में वो हेलबॉय से एक फेवर मांगता है। दरअसल ये जादूगर किंग आर्थर का करीबी था और निमुए को हराने में इसी ने आर्थर की मदद की थी।
ये जादूगर हेलबॉय को बताता है कि असल में हेलबॉय ही किंग आर्थर का वंशज है। आर्थर की पोती ने एक बार एक डीमन से शादी की थी और तभी हेलबॉय का जन्म हुआ। वो हेलबॉय को अनुंगोरामा यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ थिंग्स कहकर बुलाता है। फिर वो अपने जादू से आर्थर की जॉर्ड एक्सकैलिबर को समन करता है और हेलबॉय से उस जॉर्ड को निकालने को कहता है। इसी जॉर्ड से निमुए को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हेलबॉय उस जॉर्ड को निकालने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने फ्यूचर के विजन्स आते हैं जिसमें हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इस डिस्ट्रक्शन की वजह खुद हेलबॉय है। ये देखकर हेलबॉय उस तलवार को छोड़ देता है और वो तलवार वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पर चली जाती है। अब वो तलवार किंग आर्थर के पास वापस जा चुकी है और ये जादूगर भी यहाँ मर जाता है क्योंकि इसने अपना लास्ट बचा हुआ मैजिक उस तलवार को वहाँ समन करने के लिए यूज कर दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि निमुए अपनी सेना के साथ लंदन में हर तरफ तबाही मचा रही है। ये विच एक सीक्रेट बेस पर हमला कर देती है जहाँ हेलबॉय के डैड प्रोफेसर ब्रूम है। ये इंफॉर्मेशन बाकी सब लोगों को मिलती है और वो तुरंत हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। ये लोग सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ तबाही मची हुई है और इतनी सारी लाशें देखकर हेलबॉय अपने फादर प्रोफेसर ब्रूम के लिए डर जाता है, लेकिन एलिस उसे ये बताती है कि प्रोफेसर ब्रूम अभी भी जिंदा है। अब इन तीनों को पता चलता है कि निमुए एक चर्च में है, तो ये तीनों जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि वो पिगी मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पिगी मॉन्स्टर बेन को जख्मी कर देता है और हेलबॉय को बुरी तरह मारता है। जख्मी बेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। एक्चुअली जिस आदमखोर बीस्ट ने बेन के चेहरे पर अपना पंजा मारा था, उसका जहर बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। बहुत टाइम से बेन ट्रांसफॉर्म होने से बचने के लिए एक एंटीडोस ले जा करता था, लेकिन आज वो खुद को नहीं रोकता और बिल्कुल एक वेयरवुल्फ की तरह एक कैट लाइक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब बेन और हेलबॉय दोनों मिलकर इस पिग मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो पिग मॉन्स्टर इन दोनों पर हावी पड़ता है और ऑलमोस्ट हेलबॉय को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी निमुए उसे रोककर उसे खुद ही मार देती है। इसके बाद निमुए हेलबॉय को एक जगह फेंक देती है और ये जगह और कोई नहीं बल्कि किंग आर्थर का टूम रहता है और यहीं पर है आर्थर की तलवार द होली एक्सकैलिबर। निमुए हेलबॉय से इस तलवार को उठाने को बोलती है। जब हेलबॉय उस तलवार को निकालने से मना कर देता है तो निमुए उसको मनाने की बहुत कोशिश करती है। वो उससे ये भी बोलती है कि इस तलवार को निकालने के बाद वो और निमुए दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकेंगे, क्योंकि यही हेलबॉय की तकदीर है। लेकिन हेलबॉय उसकी बात नहीं मानता, तो निमुए उसको प्रोवोक करने के लिए उसी के सामने उसके डैड प्रोफेसर ब्रूम को मार देती है। अब इस बात से हेलबॉय बौखला जाता है और गुस्से में एक्सकैलिबर निकाल लेता है। वो जैसे ही इस तलवार को निकालता है वो अपनी पूरे पोटेंशियल पर आ जाता है। उसके सर पर बड़े बड़े हॉर्न्स आ जाते हैं और इस तलवार पर आग जलने लगती है। बेसिकली हमने हेलबॉय के विजन में उसका जो रूप देखा था वो वही बन जाता है। उसका ये रूप देखकर निमुए पूरी तरह पिघल जाती है और उसके सामने झुककर उसको अपनी रानी बनाने को कहती है। हेलबॉय अपनी पावर से हेल का दरवाजा खोल देता है और नरक के क्रिएचर्स आकर धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। अब इतनी खूबसूरत विच किसी के सामने ऑफर करे तो कोई बंदा कैसे रेसिस्ट करे, लेकिन तभी हेलबॉय को प्रोफेसर ब्रूम की आवाज आती है। एक्चुअली जब ये दोनों बात कर रहे थे तब एलिस चुपके से जाकर प्रोफेसर ब्रूम की स्पिरिट को बुला लाई। ब्रूम की आवाज सुनकर हेलबॉय खुद को रोकता है और ब्रूम हेलबॉय को समझाता है कि आज हेलबॉय चाहे तो पूरी मानवता को बर्बाद भी कर सकता है या चाहे तो उसे बचा भी सकता है। अब हेलबॉय यहाँ सोचता है और फिर जोर से चिल्लाकर वहीं हेल का दरवाजा खोल देता है और अपनी तलवार से निमुए का सर काटकर उसे हेल में दफना देता है। इसके बाद हेल के सारे पोर्टल्स बंद हो जाते हैं और जितने भी क्रिएचर्स धरती पर आए थे वो सभी उसमें वापस समा जाते हैं और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी की एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो जब मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी पता चलेगा कि इनमें से कौन सा पोस्ट क्रेडिट सीन आगे चल के एक मूवी का रूप लेने वाला है।